इधर हमास गाजा युद्ध में इजराइल पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं लगातार, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इजरायली बंधकों की हत्या, उन पर अत्याचार करने के साथ साथ युद्ध में भी हमास संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। हमास ने गाजा की जंग को जंगल की जंग बना दिया है। मध्यकाल की तरह इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को मारने के लिए जहर और जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास ने पहले गुरिल्ला हमले किया और उसके बाद ट्रैप लगाकर इजरायली सैनिकों को मार दिया, लेकिन अब वियतनाम की तरह छल युद्ध की नीति अपना चुका है। इजरायली सैनिकों को मारने के लिए हमास की अल कस्साम ब्रिगेड कौन कौन से तरीके अपना रही है, आप देखिए हमास के एनिमल्स पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमास से जंग जीतने के लिए आईडीएफ ने अपनी सेना गाजा पट्टी में उतार दी है। इजरायली फोर्सेस के जवानों का सामना हमास के लड़ाकों से हो रहा है। गाजा के मकानों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में आईडीएफ के जवानों की मौत हो रही है। हमास के लड़ाके इजरायल के मरकावा टैंकों को टारगेट कर रहे हैं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि बीते 5 दिन में आईडीएफ के 100 सैन्य वाहन पर हमला किया गया है। जबालिया, शेख रातवान, अल शुजैया, अल जैतून में आईडीएफ से जंग जारी है। जबालिया में आईडीएफ की इन्फेंट्री विंग पर हमला किया गया है। अल कस्साम ब्रिगेड इजरायली जवानों को ट्रैप में फंसाकर मार रही है। जबालिया, शेख रातवान, सेंट्रल अल शुजैया और अल जैतून क्षेत्र में इजरायली फोर्सेस और अल कस्साम की सबसे बड़ी जंग हो रही है। हमास और अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गाजा की सड़कों पर और गलियों में चौड़ी गहरी खंदकें खोद दी। इन खंदकों को टैंक और बख्तरबंद वाहन पार नहीं कर पा रहे। साथ ही टैंकों को रोकने के लिए रफ्तार धीमी हो रही है और इससे हमास के लड़ाकों को ट्रैप लगाने सहित अपनी लोकेशन बदलने का वक्त भी मिल रहा है। हमास के लड़ाकों ने गाजा के अलग अलग इलाकों में ट्रैप लगाकर आईडीएफ पर हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों की कामयाबी से हमास के हौसले बुलंद हैं। हमास के प्रवक्ता इज्जत अल रिशेक ने कहा है कि हमास लड़ाकों को नाश्ते के लिए अंडा फ्राई करने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इजरायल के मरकावा टैंक ग्रिल कर रहे हैं। हमास गाजा में इजरायली टैंकों के विस्फोट पर तंज कर रहा है, लेकिन गाजा में सिर्फ ट्रैप ही नहीं लगाए गए हैं। हमास ने एनिमल फोर्स भी तैयार की है जो आईडीएफ पर हमले कर रही है। हमास लड़ाकों के साथ साथ जवानों को ट्रैप में फंसाकर एनिमल फोर्स से भी हमले कराए जा रहे हैं।
रिपोर्ट यह है कि हमास ने सुरंगों में आईडीएफ को घुसने से रोकने के लिए 22,000 से ज्यादा सांप छोड़ दिए हैं और ये सांप सुरंगों में घुसने वाले आईडीएफ जवानों को काट रहे हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षित कैनाइन ब्रिगेड यानी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुत्ते 4,000 से ज्यादा संख्या में हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड बताए जा रहे हैं। ये खूंखार तरीके से टारगेट पर हमला करते हैं और इनके काटने से संक्रमण फैलता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मलबे का जंगल बन चुके गाजा में हमास ने उसी तरह का छल प्रयोग किया है जैसा वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना के खिलाफ किया गया था। उन्नीस में शुरू हुई वियतनाम जंग में जब अमेरिकी सेना सीधे उतर गई तो वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाकों ने विष प्रयोग किए। लड़ाकों ने सुरंगों में जहरीले सांप छोड़ दिए और इनके काटने से सैनिकों की मौत होने लगी। सिनवार की सेना भी गाजा में इसी तरह के प्रयोग कर रही है और ये प्रयोग फिलिस्तीनी लड़ाके बहुत पहले से इजराइल के खिलाफ करते रहे हैं। ये इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की 29 मई 2015 की खबर है जो बता रही है कि फिलिस्तीनी तब भी जवानों के खिलाफ जहरीले सांपों का प्रयोग कर रहे थे। 2015 में सेंट्रल वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजराइल के खिलाफ दंगे भड़के। दंगाइयों ने आईडीएफ जवानों के ऊपर टोकरे फेंके। इन टोकरों में फिलिस्तीनी वाइपर सांप भरे हुए थे। अब गाजा की जंग में इसी तरह सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिनवार की अल कसाम ब्रिगेड युद्ध में कुत्तों और खच्चरों का इस्तेमाल भी मध्यकालीन तर्ज पर कर रही है। युद्ध में कुत्तों का इस्तेमाल सोवियत रूस भी कर चुका है। 1924 में सोवियत रूस की रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री काउंसिल ने युद्ध में कुत्तों के इस्तेमाल की इजाजत दी। कुत्तों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन, फर्स्ट एड डिलीवरी के लिए मंजूर किया गया। 1930 में सोवियत सेना ने कुत्तों को टैंक नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। कुत्तों को विस्फोटक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। ये कुत्ते दुश्मन टैंकों के पास विस्फोटक छोड़कर लौट आते थे। बाद में कुत्तों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर टैंक नष्ट किए जाने लगे। इससे हर धमाके में एक कुत्ते की मौत हो जाती थी। युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। खुफिया जानकारी के मुताबिक गाजा के युद्ध में हमास के कमांडर जानवरों का इस्तेमाल विनाश के लिए कर रहे हैं। युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल केवल मानवीय सहायता के लिए किया जा सकता है, जैसे खोजी कुत्तों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। मलबे में दफन लोगों की खोज की जा सकती है। गधों, खच्चरों का इस्तेमाल घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन गाजा की जंग में मध्यकाल की तरह सिनवार ने एनिमल फोर्स उतार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा की धरती पर इजराइल और हमास के बीच अब तक की सबसे खतरनाक जंग शुरू हो गई है। इस जंग का नाम है फिदाइन वर्सेस मर्सनरी जंग। हमास ने जंग में अपने आत्मघाती दस्ते को उतार दिया है। हमास के फिदाइन लड़ाके खुद को उड़ाकर इजरायली सैनिकों को खत्म कर रहे हैं। इससे इजरायली सेना भयभीत हो गई है। इजरायल ने युद्ध में भाड़े के लड़ाकों को उतार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायल ने यह कदम क्यों उठाया? क्या मर्सनरी लड़ाकों को भेजकर नेतन्याहू अपने जंगबाजों को बचाना चाहते हैं? रिपोर्ट आप देखिए।
गाजा जंग में फिदाइन फेज शुरू हो गया है। आईडीएफ की बमबारी से परेशान हमास ने अब आत्मघाती हमले शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा की धरती पर मर्सिनरी लड़ाकों को उतार दिया। गाजा की धरती पर अब फिदाइन बनाम मर्सिनरी लड़ाकों में खतरनाक युद्ध शुरू हो गया है। और इसी के साथ गाजा में नया रक्तपात शुरू हो गया है। अलक्सा स्कूल और रिहायशी इलाकों में बार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया। दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो गए हैं और इसी के साथ गाजा में विनाश का नया बवंडर आ गया है। इजरायली सेना गाजा को बर्बाद करती हुई आगे बढ़ रही है। गाजा में इजरायल ने हमास के शजैया बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। आईडीएफ के हमले में शजैया बटालियन का चीफ कमांडर भी मारा गया। खान यूनुस में भी आईडीएफ का ऑपरेशन विध्वंसक हो गया है। यहां इजरायली सेना ने हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार के घर पर धावा बोला। दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने हमास के हथियार गोदाम और कंट्रोल सेंटर को बमबारी कर तबाह कर दिया। हमास के कुछ लड़ाके एक स्कूल में छिपे बैठे थे। इजरायली सेना ने स्कूल के अंदर घुसकर उन्हें खत्म कर दिया। खान यूनुस में इजरायल के टैंक इस तरह गर्जना कर तबाही मचा रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा में एक इमारत को तबाह कर हनुका त्योहार का जश्न मनाया। गाजा पर इजरायल की बमबारी इतनी तेज हो गई है कि आसमान में हर तरफ बारूदी धुआं ही नजर आ रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजरायल ने हमला किया। हमले में 14 लोग मारे गए। आईडीएफ नबलूस में भी भीषण हमले कर रही है। नबलूस में इजरायली फोर्स ने अल आइन कैंप पर धावा बोला। यरूशलेम के शुफात कैंप पर इजरायली सेना ने गैस बम से एक के बाद एक कई हमले किए। गाजा में इजरायल के ऑपरेशन को लेकर अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अब उबैदा ने बहुत बड़ा दावा किया। अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना ने गाजा में मर्सनरी लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए उतार दिया है। मर्सनरी लड़ाके यानी भाड़े के लड़ाके, पैसा लेकर जंग लड़ने वाले फाइटर। तो सवाल यही है कि क्या सच में इजरायल ने मर्सनरी लड़ाकों को युद्ध में भेज दिया? अगर भेज दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या इजरायल के पास सैनिकों की कमी हो गई है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इजरायल ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए यह कदम उठाया है? इन सवालों का सही और सटीक जवाब तो इजरायल के पास है, लेकिन सच ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को लगातार अपने सैनिकों को खोना पड़ रहा है। हमास के हमले भी तेज हो गए हैं। यरूशलेम में भी टकराव बढ़ गया है। यहां आईडीएफ और हमास में भीषण भिड़ंत हो रही है। यरूशलेम में हमास ने इजरायली सेना के काफिले पर हमले की कोशिश की। हमास गाजा से यरूशलेम पर रॉकेट दाग रहा है, जिससे यरूशलेम में हड़कंप मचा हुआ है। अल-अक्सा कंपाउंड पर हमास के रॉकेट गिरने वाले थे, लेकिन इन्हें इजरायली एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। रॉकेट हमला नाकाम हुआ तो वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागने लगे। हमास ने हमला कर आईडीएफ के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। तबाह हेलीकॉप्टर की जद में आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल भी आया, वो भी बर्बाद हो गया। हमास के लड़ाकों ने अलग अलग जगहों पर भीषण हमले कर आईडीएफ के 5 टैंक को तहस नहस कर दिया। उत्तरी गाजा के शेख रादवान इलाके में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के काफिले पर छिपकर धावा बोला।
गाजा के शुजैया में इजराइल को बड़ी चोट पहुंची है। हमास का दावा है कि यहां उसने हमला कर आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड को खत्म कर दिया। गाजा में अब तक 118 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, 600 इजरायली सैनिक घायल हैं। इस बीच हमास के हमलों को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास अब आत्मघाती हमले कर रहा है, सुसाइड बॉम्बर के जरिए धमाके कर रहा है, जिससे इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। इजरायली सैनिकों को खत्म करने के लिए हमास ने आत्मघाती हमला करने वाले लड़ाकू का दस्ता बना लिया। इजरायली सेना के लिए हमास के फिदायीन हमलावर बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आईडीएफ इनसे पार नहीं पा रही। शायद यही वजह है कि इजराइल अब गाजा की जंग में भाड़े के लड़ाके भेज रहा है, ताकि उसे सैनिकों का नुकसान ना हो। मतलब ये कि अब जंग फिदायीन हमलावर और मर्सिनरी लड़ाकों के बीच शुरू हो चुकी है। इस जंग का अंजाम होगा, इसी पर दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब वक्त हो चला है आधा मिनट पूरी खबर का। सबसे पहले खबर है, पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे, जहां वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए आज और कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरे पर रहेंगे। पीएमओ के बयान में कहा है कि अपने 2 दिन के दौरे में पीएम काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और काशी तमिल संगमम 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे और वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम एकीकृत टूरिस्ट पास सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। पीएम के वाराणसी यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के उन जगहों का निरीक्षण कर चुके हैं जहां पीएम मोदी जाएंगे। और वहीं पीएम मोदी आज डायमंड सिटी सूरत को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सूरत एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन और सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरे और ज्वेलरी कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। पीएम मोदी डायमंड बोर्ड्स के अलावा सूरत हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन के बाद पीएम सूरत में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूरत के बाद पीएम का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे का कार्यक्रम है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे, जहां वो पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ कैबिनेट गठन को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनके दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आलाकमान जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन करना चाहता है, जिससे केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जा सके। साथ ही राजस्थान के विभागों का बंटवारा कर मंत्रियों को भी काम दिया जाए और सरकारी कामों में तेजी आए। कैबिनेट में प्रदेश के किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मीडिया में कैबिनेट गठन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। समर्थकों ने उनके आवास के बाहर जमकर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी ने राज्य में बड़ा फेरबदल किया है। कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। जीतू पटवारी के अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी कर प्रदेश कांग्रेस ने ओबीसी चेहरे को आगे कर दिया है। पटवारी बीजेपी पर हमलावर रुख रखने के लिए जाने जाते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री रहते उन्होंने अपने समर्थकों का आधार भी पूरे प्रदेश में बनाया। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर इंदौर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जश्न मनाया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सिंगार अलग अलग पदों पर रहकर पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कांग्रेस की ओर से एमपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद उमंग सिंगार ने कहा कि वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करता हूँ, बड़ी होती है, लेकिन निश्चित तौर से भाजपा ने 18 साल में इस प्रकार से झूठे वादे किए
उन वादों का जवाब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब विधायक मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और देखिए एक और बड़ी खबर, संसद स्मोक कांड के आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सभी देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे। रिपोर्ट आप देखिए। संसद स्मोक कांड के आरोपियों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। इस बीच पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी अपनी अवैध मांगों को पूरा करने के लिए देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे। जानकारी के मुताबिक हमले की साजिश की योजना 2 साल तक बनाई गई थी। इससे पहले छठे आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि कुमावत सबूतों को नष्ट करने के लिए घटना के मास्टरमाइंड ललित झा के साथ काम कर रहा था। अखनूर में एलओसी के पास के एक गांव में सड़क के नीचे दबे हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद गोला बारूद पुराना है और इसे नष्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर के एक गांव में सड़क निर्माण के काम के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने जमीन में गड़े हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक अखनूर के खौड़ में एलओसी से सटे गांव कचरियाल के पास शनिवार को सड़क निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। उसी दौरान ये गोला बारूद बरामद हुआ। पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया है। इस दौरान 8 मोर्टार शेल, 195 LMG व SLR के कारतूस और 13 रॉकेट मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में कुछ दिन पहले ड्रोन से हथियार गिराने के इनपुट मिले थे। और चलिए खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर में ITBP के एक कैंप में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। श्रीनगर के पंथा चौक के पास शनिवार शाम ITBP के एक शिविर में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और ITBP के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जानकारी के मुताबिक ITBP की ओर से टीन शेड का इस्तेमाल कुछ उपकरण और कपड़े रखने के लिए किया जाता था। यूपी के गाजियाबाद की एक सोसाइटी से लिफ्ट रुकने की घटना एक बार फिर से सामने आई है, जिसके चलते लोग काफी देर तक लिफ्ट में फंस गए। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके की एक सोसाइटी की लिफ्ट में शनिवार शाम 4 लोग काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट में फंसे शख्स के मुताबिक शनिवार शाम जब वो लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रहे थे, तभी चौथी और 5वीं मंजिल के बीच लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट में फंसे लोगों को बचाने के लिए गार्ड ने लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट नहीं खुली। बाद में मेंटेनेंस कर्मियों ने लिफ्ट खोलकर सभी को निकाला। सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और देखिए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण वाले अक्षत कलश चित्रकूट से जबलपुर पहुंचने पर उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या के बन रहे राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण वाले अक्षत कलश मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण घर घर जाकर दिया जाएगा। भगवान श्री रामलला की ओर से अयोध्या में उनके सिंहासनारूढ़ होते समय देश के आस्थावान करोड़ करोड़ लोग वहां एकत्रित हों, इस दृष्टि से ये कलश आए हुए हैं। ये आमंत्रण कलश है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जबलपुर में पूजा अर्चना के बाद अक्षत कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मशरूम की खेती ने किसानों को मालामाल कर दिया है। किसानों का साफ कहना है कि मशरूम की खेती एक फायदेमंद व्यावसायिक अवसर है। उधमपुर के किसानों ने मशरूम की खेती कर करोड़ों रुपए की कमाई की है। उधमपुर जिले में 1 लाख बैग से अधिक मशरूम की खेती की गई है, जिससे किसानों ने 3000 क्विंटल से ज्यादा मशरूम की पैदावार की है। इससे उन्होंने 6 करोड़ से ज्यादा रुपए भी कमाए हैं। और ये हम मशरूम 3 साल से लगा रहे हैं। पहले साल में भी अच्छा प्रॉफिट था, लास्ट ईयर भी अच्छा था। अब इस साल भी अच्छी हमारी हाईब्रिड है ये मशरूम, तो अच्छी क्रॉप आ रही है। किसानों का कहना है कि मशरूम की खेती आज के युवाओं के लिए एक अच्छे कारोबार का मौका है।
और बड़ी खबर है, एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, संसद स्प्रे कांड पर बोले पीएम मोदी, संसद की घटना की गहराई में जाना जरूरी है। सरकार और जनता के बीच विश्वास ही मोदी की गारंटी का आधार है। 3 राज्यों के चुनाव परिणामों से देश का मूड पता चला। 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद स्प्रे कांड को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि इस घटना की सच्चाई की तह तक जाना जरूरी है। साथ ही 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे सूरत एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से सूरत में कनेक्टिविटी और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सूरत में डायमंड बोर्स भवन का उद्घाटन करेंगे। भवन दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय। सूरत के बाद पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तमिलनाडु से काशी की यात्रा के लिए सांस्कृतिक उत्सव आज से शुरू। यात्रा में 200 लोगों के साथ जो 7 समूह बनाए गए हैं और प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे पीएम मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखकर पूछा, गतिरोध खत्म होगा। उन्होंने कहा कि 2 कमेटियां बनी है जो 13 नवंबर और 13 दिसंबर की घटना पर सौंपेंगी रिपोर्ट। सांसद स्मृति ईरानी ने सांसदों के निलंबन को राजनीतिक रंग देने का विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा, लोकसभा स्पीकर किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के। ओम बिरला के पत्र पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सांसदों के निलंबन का सुरक्षा चूक से कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग विषय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा चूक को गंभीर बताया। कहा, गृह मंत्री का बयान नहीं देना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। 11वें हफ्ते में इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा में विस्फोट और धुएं का दिखाई दिया गुबार। धुआं हुआ पूरा इलाका। हमले से पूरे इलाके में दहशत। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग के लिए परिजनों के साथ लोगों ने निकाली रैली। बंधकों की रिहाई पर बोला, हमास हमारी शर्तों को स्वीकार करने पर ही होगी बंधकों की रिहाई। अदला बदली की शर्त मानने पर ही बंधकों को छोड़ेंगे। आईडीएफ ने शजैया क्षेत्र में एक लॉन्च साइट की तलाश कर की पहचान। करीब 10 से ज्यादा मिले लॉन्चर और हमले के लिए कुछ लोडेड और फायर के लिए तैयार थे लॉन्चर। आईडीएफ की 188वीं ब्रिगेड ने शजैया के एक स्कूल के पास सुरंग शॉप की पहचान की है। सुरंग से गोलीबारी कर रहे लड़ाके को ढेर किया, हमला कर सुरंग को नष्ट किया। इजरायल में तिब्रियास के आकाश में हमले के लिए जाती दिखे मिसाइल। आईडीएफ ने आसमान में इंटरसेप्टर लॉन्च कर किया ध्वस्त। सर्च अभियान में आईडीएफ के डॉग ने विस्फोटक चार्ज की पहचान की। आगे बढ़ रहे सैनिकों को अलर्ट कर बचाई जान। लेबनान के हाउमीन एल तहता में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। हवाई हमले से तहस नहस हुआ पूरा शहर। हमले के बाद वीडियो आया सामने। उत्तरी गाजा के कमाल अल अदवान अस्पताल में इजरायली सेना की रेड। छापेमारी में बचा वार्ड के इंक्यूबेटर्स से हथियार बरामद। आईडीएफ ने कामिल अल अदवान अस्पताल से करीब 90 लड़ाकों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लड़ाकों में कई ने 7 अक्टूबर के हमले को दिया था अंजाम। कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र करके मारपीट करने के मामले में बीजेपी का दल बेलगावी पहुंच गया है। पीड़िता को सांत्वना देने के साथ विस्तृत जानकारी भी लेगा दल। बेलगावी घटना पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और सजा दिलाएंगे। बेलगावी के पीड़ित परिवार से मिली अपराजिता सारंगी। कहा, लोगों में डर की भावना है। ग्रामीणों ने अनुरोध किया सुनिश्चित हो कि आरोपी जेल से ना निकले। वायुसेना एकेडमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संयुक्त स्नातक परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर परेड का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद उज्जैन पहुंचे मोहन यादव। लाउड स्पीकर और मांस बिक्री पर सीएम बोले, हम सिर्फ विकास और विकास मॉडल पर काम कर रहे हैं। जितेंद्र पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी। जीतू पटवारी के आवास के बाहर इकट्ठा होकर जश्न मनाया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान आज पंजाब के बठिंडा जिले में विकास क्रांति रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे मौड़ मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट को लेकर राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा की उम्मीद है। धारावी झुग्गी पुनर्विकास
परियोजना पर अडानी समूह का जवाब। कांग्रेस शिवसेना गठबंधन की एमवीएस सरकार ने निष्पक्ष और खुली बोली के जरिए दी थी परियोजना। निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार बोर्ड की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई प्रदेशों के प्रतिभागी भी इसमें शामिल होंगे। 11वें हफ्ते के युद्ध में गाजा में संचार व्यवस्था ठप। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी का दावा, संचार व्यवस्था ठप होने से बड़ी परेशानी। गाजा में भूखमरी की बढ़ी समस्या। आईडीएफ के हमले में गलती से मारे गए 3 बंधकों पर नेतन्याहू ने जताया अफसोस। कहा, बंधकों की हत्या से पहुंचा आघात, हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। गाजा को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हम गाजा को फिर से आतंक का अड्डा नहीं बनने देंगे। सिर्फ सैन्य दबाव से ही बंधकों की रिहाई संभव होने की भी कही बात। गाजा में हमास लड़ाकू का इजरायली सेना पर हमला। अटैक में मारे गए आईडीएफ सैनिक के हमास लड़ाकों ने जब्त किया हथियार। इजरायली सेना द्वारा बंधकों की हत्या के बाद घिरे पीएम नेतन्याहू। लोगों ने नेतन्याहू सरकार की आलोचना की। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई के लिए परिजनों ने नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बनाया प्लान। कहा, बंधकों की रिहाई के लिए सरकार नए सिरे से शुरू करे बातचीत। गैलेंट ने आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद निदेशक और सीनियर अधिकारियों से की मुलाकात। बंधकों की वापसी के प्रयासों पर चर्चा की। गाजा में चल रही लड़ाई पर चर्चा के लिए इसराइल ने तेल अवीव में बुलाई बैठक। नए बंधक समझौते समेत युद्ध के कई मुद्दों पर चर्चा संभव। भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों को तैनात रखेगा अमेरिका। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने 7 युद्धपोतों की भूमध्य सागर में की थी तैनाती। जम्मू के अखनूर गांव में सड़क चौड़ीकरण और के दौरान पुलिस और भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली। मोटार शेल, एलएमजी और एसएलआर की गोलियां बरामद की गई। इटावा में मानिकपुर मोड़ पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक दुकान में घुस गया। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बिहार के भोजपुरा जिले मुख्यालय आरा के आनंद नगर में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। ऋण वसूली के लिए बैंक अधिकारी के साथ पहुंची थी पुलिस की टीम। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में बदमाशों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर लूटी नकदी। सीसीटीवी में कैद हुई कार में सवार होकर आए बदमाशों की तस्वीर। राजस्थान हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल। अधिवक्ता ओम प्रकाश सोलंकी ने डिप्टी सीएम पद को असंवैधानिक बताया। संसद में हंगामा करने के आरोपी नीलम के परिवार वालों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके एफआईआर की मांगी है कॉपी। अदालत ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। कल इस पर सुनवाई थी। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई है। कई घंटे तक लिफ्ट में 4 लोग फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान गिर गया। घरों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई। आज भी घाटियों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। माता वैष्णो देवी भवन पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी। मां के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु खूबसूरत नजारा देखकर स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ी ठंड। राजधानी दिल्ली में शीतलहर से ठिठुर रहे लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसोरे में पहुंच रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की बड़ी चिंता। बड़ी शिपिंग कंपनियां रेड सी से गुजरने में कर रही हैं परहेज। लाल सागर में यमन की धमकियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की ओर किया जा रहा डाइवर्ट। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रोकी यात्राएं। ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के जासूस को दी फांसी। मोसाद एजेंट पर गोपनीय सूचना साझा करने में शामिल होने का था आरोप। हूती विद्रोहियों की इजराइल, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी। कहा, यमन के खिलाफ एक्शन लिया तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजरायली शहर पर हमले का किया दावा। कहा, लाल सागर रिजॉर्ट शहर इलियट पर ड्रोन से की बमबारी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने फारस की खाड़ी से अमेरिकी जहाज को खदेड़ा। वीडियो जारी कर अमेरिकी जहाज को बाहर जाने का निर्देश दिया। लाल सागर में मिस्र की एयरफोर्स ने संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दहाब में एक वस्तु को पानी में गिरते देखा गया। हूती विद्रोहियों के चलते लाल सागर में बढ़ा तनाव। ब्रिटिश नौसेना ने एक संदिग्ध लड़ाकू ड्रोन को मार गिराया। लाल सागर के ऊपर अमेरिकी नौसेना ने यमन से आए 14 ड्रोनों को किया ढेर। हमले में जहाजों को नहीं हुआ कोई नुकसान, नहीं हुआ कोई घायल। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का पलटवार। दक्षिणी लेबनान में किए हवाई हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्च पैड तबाह। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल पर सियासत तेज। प्रश्न पत्र में पूछा गया था, विपक्षी गठबंधन का आखिर फुल फॉर्म क्या है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, इनकम टैक्स से बचने के लिए एकजुट हुई है चोरों की जमात। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बीपीएससी को दी नसीहत, ऐसा कोई प्रश्न ना दे जिससे राजनीतिक बवंडर खड़ा हो जाए। शिक्षक नियुक्ति में पूछे गए प्रश्न को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर चुटकी ली। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लोगों से जवाब मांगा। नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी पर राम और सीता की अद्भुत कलाकृति बनाई गई। मध्य प्रदेश से शिल्पकार ने अनाज से जमीन पर बनाई कलाकृति।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। चित्रकूट से अक्षत कलश मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची है। धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 20 दिसंबर तक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे शूट आउट्स के कुलपति। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पालनार और सावनार रोड के बीच माओवादियों के लगाए गए 21 आईडीज को निष्क्रिय किया गया। पुलवामा में बीएसएफ के कश्मीर रेंज के आईजी ने जानकारी दी। घुसपैठ के प्रयास के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं। सर्दियों में 250 से 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। बीएसएफ ने सेना के साथ मिलकर एलओसी के आसपास संवेदनशील पैच को सुरक्षित किया। घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा कोई मौका। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर जंग हुई तेज। हिजबुल्लाह का आईडीएफ चौकियों पर रॉकेट से हमला। इजराइल के सीमा सुरक्षा सिस्टम हुए तबाह। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। किर्यात शमोना इलाके पर किए हमले। किर्यात शमोना में एक साथ हुए कई धमाके। हुती विद्रोहियों का इजराइल पर ड्रोन अटैक। इजरायली शहर एलात पर किया हमला। इजराइल की गाजा में 2 स्कूलों पर रेड। आईडीएफ का दावा, मुठभेड़ में कई हमास लड़ाके ढेर, जबकि कई लड़ाकों ने किया सरेंडर। हमास के हमले में एक और इजरायली सैनिक की मौत। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 118 सैनिकों की मौत। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का दावा, युद्ध में गोलानी ब्रिगेड के चीफ कर्नल बेन बसत की मौत। गोलानी ब्रिगेड को खत्म करने का किया दावा। गाजा में इजरायल के सैनिकों ने बंदूक की बट से पत्रकार मुस्तफा खरौफ की पिटाई की। पत्रकार की तस्वीरें लेने से नाराज थे सैनिक। गाजा में अब तक 65 पत्रकारों की मौत। वेस्ट बैंक में इजरायलियों की हिंसा पर पश्चिमी देशों का बयान। कहा, फिलिस्तीनियों की सुरक्षा में असफल रहा इजरायल। हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग। यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रही महिला पर झपटे सुरक्षाकर्मी। फिलिस्तीनी महिला को धक्का देकर वापस लौटाया।